हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डैनियल वेल ने उद्योगोत्तर समाज के विषय पर गंभीर चिंतन किया है। उनके लेखों और ग्रंथों में सर्वसाधारण का ध्यान इस ओर खींचा गया है कि बदलते समय की ओर से आंखें बंद न की जाएं। जो हो चुका उसका प्रभाव वर्तमान पर पड़ा है और वर्तमान की प्रक्रिया भविष्य को प्रभावित किए बिना रहेगी नहीं। इसलिए हमें वर्तमान की ही तरह भूत और भविष्य का भी पर्यवेक्षण करना चाहिए। डैनियल बेल की दृष्टि में अगले दिनों इतने बड़े परिवर्तन होंगे जिन्हें विगत 1000 वर्ष की प्रगति की तुलना में कहीं अधिक आश्चर्यजनक ठहराया जा सकता है। भौतिक विज्ञान की प्रगति का उत्साह और सिलसिला तो धीमी गति से पिछले 1000 वर्ष से चलता आ रहा है, पर उसमें योजनाबद्ध और सामूहिक विकास आरंभ हुए 300 वर्षों से अधिक नहीं हुए। विज्ञान ने बिजली, भाप, तेल जैसे माध्यमों से शक्ति उत्पन्न करने के तरीके खोजे। बड़े उत्पादन यंत्र बने। उनके लिए यातायात, पानी, खपत आदि की दृष्टि से शहर सुविधाजनक प्रतीत हुए। वे बड़े, देहात खाली हुए। पूंजी ने पूंजी को समेटा। धनियों को अधिक धन कमाने का अवसर मिला। ये कमाई निर्धनों का शोषण किए बिना और किस प्रकार होती। संक्षेप में यही है वह औद्योगिक क्रांति जिसने संसार का एक प्रकार से नक्शा ही बदल दिया। 500 वर्ष पूर्व का कोई व्यक्ति कहीं जीवित हो और वह तब की तथा अब की स्थिति की तुलना करने लगे तो आश्चर्यचकित हुए बिना न रहेगा। परिस्थितियों और प्रचलनों में जमीन आसमान जैसा अंतर दिखाई देगा। लगेगा जादूगरों ने कोई तिलिस्म खड़ा कर दिया हो। अकल्पनीय सुविधा साधन जुट गए हैं। जलयान, वायुयान, रेल, मोटर, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन जैसे साधनों से सर्वसाधारण को लाभ उठाते देखा जाता है। पूंजीपतियों ने बड़े मिल कारखाने खड़े कर लिए हैं। सरकारों के पास प्रक्षेपास्त्रों और अणु आयुधों के भंडार भर चले हैं। पर्यवेक्षकों का मत है कि यह औद्योगिक क्रांति के नाम से जानी जाने वाली भूत विद्या की चरम परिणति है। उसके अभ्युदय के दिन लद गए। ढलान का बुढ़ापा लद चला है। मरण का दिन तेजी से समीप आ रहा है। जिन साधनों से ये तिलिस्म बढ़ा था, अब उसके साधन चुकते जा रहे हैं। तेल, कोयला समाप्त होने जा रहा है। विद्युत उत्पादन के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है वे भी जवाब दे रहे हैं। लोहा जैसी धातुओं का भंडार खाली कर लिया गया। बढ़ी हुई आबादी के लिए जमीन की उर्वरता एवं परिधि जवाब देती जा रही है। पीने का पानी कम पड़ रहा है। बढ़ते हुए प्रदूषण ने बीमार रहने और बेमौत मरने की स्थिति बना दी है। सुविधा की आड़ में खड़ी विभीषिकाओं का नग्न नर्तन अट्टहास अब प्रत्यक्ष होता जा रहा है। अधिक वैभव उपार्जित करने के लिए समर्थ देशों ने उपनिवेशवाद की नीति अपनाई। मंडियां हथियाने के लिए समर्थों में परस्पर विग्रह खड़े हुए। पिछली दशाब्दियों में ही 2 विश्व युद्ध होकर चुके हैं। छुटपुट क्षेत्रीय लड़ाइयां तो इस बीच सहस्रों की संख्या में हो चुकी। इनके पीछे अन्य कारण गौण मंडियां हथियाने की ललक प्रमुख रूप से काम कर रही है। तीसरे महायुद्ध की तैयारियां हैं। कोई एक सिरफिरा बारूद में आग लगाकर इस धरती को धूल बनाकर उड़ा सकता है। वैयक्तिक और सामाजिक क्षेत्रों में प्रस्तुत औद्योगिक क्रांति ने कम विष बीज नहीं बोए हैं। नशेबाजी के दुर्व्यसन, यौन मर्यादाओं का समापन, अभक्ष्य भक्षण, अपराधों की भरमार जैसे प्रचलनों ने स्थिति विषम से विषमतर बना दी है। उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच चलने वाली टसल विग्रह बनकर खड़ी हो गई है। लगता है उच्छृंखलता की अव्यवस्था की खली छूट मिल चली है। सरकारें और लोकसेवी संस्थाएं अपना विश्वास खोती जा रही हैं। इनकी नेकनियति पर उंगलियां उठने लगी है। आतंक, अविश्वास, आशंका, असुरक्षा और अनिश्चितता की स्थिति में हर कोई उद्विग्न सा दिख पड़ता है। शारीरिक और मानसिक रोगों की तूफानी बाढ़ लगता है मनुष्य की विशिष्टता को उद्ध्वस्त करने ही जा रही है। ये सब कैसे हुआ, क्यों हो रहा है?
इसका कारण तलाशने पर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि जिस औद्योगिक क्रांति को उसके आरंभ काल में वरदान समझा जा रहा था वही अभिशाप सिद्ध हो रही है। पुनर्विचार के लिए परिस्थितियों ने लोकमानस को बाधित किया है। पर्यवेक्षण से अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि यह स्थिर देर तक नहीं चल सकेगी, उसका अंत होकर रहेगा। मनुष्य की मूर्खता कितनी ही बड़ी पड़ी क्यों न हो, उसकी समझदारी भी समाप्त नहीं हो सकती। छप्पर में आग लगा देने का आदेश देर तक नहीं ठहरता, बुझाने के लिए भी वही दौड़ता है। सर्वनाश से पहले समझदारी का उदय भी होता रहा है, अब भी उसकी पुनरावृत्ति होगी। क्रांतियों की प्रतिक्रांतियां भी होती हैं। पेंडुलम घंटा आगे जाने के साथ साथ पीछे भी लौटता है। नशे का सदा उभार ही नहीं रहता, समयानुसार उतार भी आता है। औद्योगिक क्रांति ने सब्जबाग दिखाकर जो विनाश विग्रह खड़े किए हैं उसे देखते हुए विश्व मनीषा के मन में उसके प्रति अश्रद्धा ही नहीं जगी वरन विरोध भावना भी उभरी है। बदलने की, बदले जाने की परिस्थितियां बन रही हैं। इस दिशा में प्रकृति भी काम कर रही है और मानवीय प्रवृत्ति का रुख पहचान कर बदलाव की परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है। उत्पादन के सामने संकट है कि कहां खपाएं, उपभोक्ताओं के सामने संकट है कि खरीदने के साधन कहां से जुटाएं। दोनों के सामने अपने अपने धन के अवरोध अड़ गए हैं। जुगुत्सुओं के लिए न लड़ना बन पड़ रहा है न पीछे हटना। मिले, तेल, कोयले और खनिज की संपदा चुक जाने पर चलेंगी कैसे? पर्वतों जितना उत्पादन निर्धन समुदाय द्वारा खरीदा कैसे जाएगा? संपन्नता के विरुद्ध निर्धनता ही नहीं, ईर्ष्या प्रतिद्वंद्विता भी खमठोक सामने आ गई है। इस मल्लयुद्ध का समापन दो ही प्रकार होगा, या तो योद्धा लड़ मरेंगे या बहादुरी समझदारी के साथ पीछे हटेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में औद्योगिक क्रांति के चमत्कारों का अंत सुनिश्चित है। वैज्ञानिक आविष्कार के साथ साथ संपन्न हुई औद्योगिक क्रांति ने जहां एक और सुविधा साधनों को बढ़ाया, वहां उसने समर्थों को अधिक संपन्न बनाने के साथ साथ असंख्यों को बेकारी, भूखमरी और बदकारी के गर्त में भी धकेल दिया। इसकी प्रतिक्रिया समाजवाद के रूप में सामने आई। ये क्रांति की प्रतिक्रांति है। शोषक आपस में भी लड़ते मरते रहे हैं। ये प्रतिक्रिया भी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और ठंडे गर्म युद्धों के रूप में आए दिन फूटती रहती है। युद्ध, विद्रोह, अपराध, बिखराव, प्रकृति प्रवाह जैसे अनेक कारण सामने हैं जिनसे यह आभास मिल रहा है कि औद्योगिक क्रांति के रूप में जो सभ्यता और प्रगतिशीलता का ढिंढोरा पीटने वाला बबूला जोर शोर के साथ उगा था, वह अब चूल्हे की आग घटने पर बैठने वाला झाग की तरह तली में बैठने ही जा रहा है। बुखार के उतरने, खुमारी के घटने के लक्षण स्पष्ट हैं। प्रश्न एक ही है कि भविष्य में क्या होगा? उद्योगोत्तर समाज की स्थापना कैसी होगी? इस संदर्भ में डैनियल वेल जैसे मूर्धन्य समाजशास्त्रियों का मत है कि लोगों ने इन 2 शताब्दियों में जो अनुभव एकत्रित किए हैं वे मूल्यवान हैं। उनके सहारे क्रिया और प्रतिक्रिया के जो परिणाम सामने आए हैं उसे भुलाया नहीं जाएगा। गलती तभी तक चलती है जब तक उसके दुष्परिणाम सामने नहीं आते। जलने के उपरांत आग से खेलने का प्रमाद प्रायः बंद ही हो जाता है। मर्यादाओं का व्यतिक्रम करते रहने पर समाजजन चल नहीं सकेगा और बिना सुनियोजित समाज के उच्छृंखलता पर उतारू मनुष्य जीवित न रह सकेगा। इस तथ्य को इन 2 शताब्दियों में मनुष्य ने पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा तरह समझ लिया है। सर्वनाश से पूर्व ही मनुष्य संभल जाता है। इतिहास के पृष्ठों पर इसके अगणित प्रमाण विद्यमान है। इस बार भी ऐसा ही होना है। अणुयुद्ध, प्रदूषण, प्रजनन, विस्फोट, पूंजी का एकत्रीकरण, अपराधों का अभिवर्धन, प्रमाद और विलास का विस्तार जैसी अनेकों समस्याएं औद्योगिक क्रांति की देन है। इसे इस रूप में नहीं चलना है जैसे अब तक चलती रही है। कटु अनुभव को बार बार दोहराते नहीं रहा जा सकता। अगले दिनों महान परिवर्तन की प्रक्रिया प्रचंड होगी। उसे देवी निर्धारण, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, विचार क्रांति आदि भी कहा जा सकता है।
पर वह होगी वस्तुतः समाज क्रांति ही। समाज जन समुदाय को एक सूत्र में बांधे रहने वाली व्यवस्था को कहते हैं। यह व्यवस्था बदलेगी तो प्रचलन और स्वभावों में समान रूप से एक साथ परिवर्तन प्रस्तुत होंगे। व्यक्ति सादगी सीखेगा, सरल बनेगा और संतोषी रहेगा। श्रमशीलता गौरवास्पद बनेगी। हिल मिलकर रहने की सहकारिता और मिल बांटकर खाने की उदारता बदले हुए स्वभाव की विशेषता होगी। महत्वाकांक्षाएं उद्विग्न न करेगी। उद्धत प्रदर्शन का अहंकार तब बड़प्पन का नहीं पिछड़ेपन का चिन्ह समझा जाएगा। विलासी और संग्रही भी अपराधियों की पंक्ति में खड़े किए जाएंगे और उन्हें सराहा नहीं दबाया जाएगा। कुटिलता अपनाने की गुंजाइश जागृत एवं परिवर्तित समाज में रहेगी ही नहीं। छद्म आवरणों को उघाड़ने में ऐसा ही उत्साह उमरेगा जैसा कि इन दिनों विनोद मंचों के निमित्त पाया जाता है। औद्योगोत्तर समाज की संरचना ग्राम्य जीवन प्रधान होगी। पूंजी की तरह शहरी आबादी को भी दूर दूर तक बिखेर दिया जाएगा। ग्राम और शहर के बीच कस्बों का प्रचलन होगा। बड़े कारखाने छोट कुटीर उद्योगों में बदल जाएंगे। हर गांव आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में होगा और हर हाथ को काम मिलेगा। परिवार वृद्धि के दुष्परिणामों को लोग सहज बुद्धि से समझेंगे और छोटे परिवार सहकारिता की नीति अपनाकर बृहत्तर परिवारों के रूप में रहने के अभ्यस्त होंगे। स्वतंत्रता और संयुक्तता की मिली जुली पद्धति सस्ती भी पड़ेगी और सरल सुखद भी रहेगी। इन दिनों अधिक कमाने, अधिक उड़ाने और ठाट-बाट दिखाने की जिस दुष्प्रवृत्ति का बोलबाला है उसे भविष्य में अमान्य ही नहीं हेय भी ठहरा दिया जाएगा। थोड़े में निर्वाह होने से कम समय में उपार्जन के साधन जुट जाएंगे। बचा हुआ समय तब आलस्य प्रमाद में नहीं वरन सत्प्रवृत्तियों के आवर्धन में लगान करेगा। सार्वजनिक सुव्यवस्था और मानवीय गरिमा को बढ़ाने वाले तब ऐसे अनेकानेक कार्य सामने होंगे जिनमें व्यस्त रहते हुए व्यक्ति हर घड़ी प्रसन्नता, प्रगति और सुसंपन्नता का अनुभव करता रहे।